आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप? आज हम शुरू कर रहे हैं दूसरा पार्ट हमारे इतिहास का, जो मध्यकालीन भारत से शुरू होता है। यानी कि प्राचीन समाप्त हो गया, सेकंड पार्ट जिसमें हम पढ़ेंगे यात्रियों के नज़रिए। उस समय में जिन यात्रियों ने भारत की यात्रा की और उन्होंने इस स्थिति को देखा समाज की उस समय की, उसको अपने साहित्यों में, उन वृत्तांतों में लिखा और हमें उस समय की स्थिति के बारे में अवगत कराया, परिचित कराया। तो चलिए हम पढ़ते हैं, हमारे अध्याय नंबर 5 की ओर चलते हैं, जिसका नाम है यात्रियों के नज़रिए। और इसका टाइम पीरियड जो है वो है 10वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक का। सबसे पहले यहाँ बात आती है कि यात्रा क्यों किया करते हैं। हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो कहीं ना कहीं कोई रीज़न रहता है, कोई कारण रहता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का, यानी यात्रा करने का। चाहे हम किसी काम से जाते हैं, किसी रिश्तेदार से मिलने जाते हैं, तो उसी स्थिति के दौरान या उसी सिचुएशन को लेकर अगर हम बात करें उस समय के यात्रियों की, कि वे यात्रा करते थे, लंबी लंबी यात्राएं, जिसके दौरान या तो वो किसी काम की तलाश में दूसरे स्थान पर जाते थे, या फिर वो किसी अकाल से पीड़ित हो गए, या खेती की तलाश में, नए रोजगार की तलाश में दूसरे स्थान पर जाते, या फिर वहाँ का इन्वायरमेंट जो था वो उनके अनुकूल नहीं होता, तब वो दूसरे स्थान पर उस अपनी जगह को छोड़कर दूसरी जगह चले जाते। या फिर इसी के साथ साथ उनका एक अन्य कारण ये था कि कोई व्यापारी होते थे, सैनिक होते थे, वो नए नए एडवेंचर करने के लिए, यानी कि नई जगहों की तलाश करने के लिए भी यात्रा किया करते थे। और इसी के साथ साथ प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए भी एक जगह से दूसरे स्थान पर जाते। और जब वे दूसरे जगहों पर जाते तो वहाँ नए लोगों से उनका संपर्क होता, नए संस्कृति के बारे में वो जानते, उनके परिवेश के बारे में जानते, और उस परिवेश को वो इतना प्रभावित होते कि या तो वो लोग वहीं बस जाते, या फिर वहाँ की कुछ बातों को अपने इतिहास में, अपने वृत्तांतों में, अपने साहित्य में लिख लेते। अगर अपनी बात करें तो आज हम अगर हम देखें कि यहाँ अपने राजस्थान में टीले हैं, रेत के टीले उत्तर राजस्थान में देखने को मिलते हैं। और अगर हम दक्षिण की तरफ जाएं तो वहाँ पहाड़ है, तो हम जब पहाड़ी जगह पर जाएंगे तो वो पहाड़ हमें बहुत अच्छे लगेंगे, या वहाँ का जो कल्चर है वो हमें अलग लगेगा। और जब वहाँ के लोग अपने यहाँ आते हैं तो उनका कल्चर बिल्कुल डिफरेंट, और यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है वो अलग लगती है। तो देशज लोग क्या होते थे, जो लोकल लोग होते थे, वो देखते ज़रूर लेकिन उनको लिखते नहीं थे, क्योंकि वो बातें उनके लिए सामान्य होती थी, और बाहर से आने वाले व्यक्ति के लिए वही बातें बड़ी स्पेशल होती थी, तो वो उन्हें अपने साहित्यों में, अपने वृत्तांतों में लिख लिया करते थे। तो उसी कड़ी में कुछ यहाँ साहित्यकारों के नाम, हम कुछ यात्रियों के नाम हम पढ़ेंगे, जिसमें एक नाम आता है अल-बरूनी का, जो 11वीं शताब्दी में भारत की उसने यात्रा की। उसी के साथ साथ एक नाम आता है इब्न बतूता का, जिन्होंने रहला नामक किताब लिखी। तो आगे हम उन पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अल-बरूनी। अल-बरूनी कौन था? इसका पूरा नाम था मोहम्मद इब्न अहमद अबू रेहान अल-बरूनी। बहुत बड़ा नाम है ना? इसको शॉर्ट में कहते हैं अल-बरूनी। इन्होंने अपने भारत की यात्रा की, और ये कैसे आए भारत में कि एक तुर्क आक्रमण। सबसे पहले इनके जन्म पर चर्चा कर लेते हैं। इनका जन्म जो है वो हुआ 973 ईस्वी में, और कहाँ पर हुआ? उज्बेकिस्तान के ख्वारिज्म क्षेत्र में। उज्बेकिस्तान कौन सा क्षेत्र था? अगर हम नक्शा देखें तो मानचित्र में भारत के ऊपर पाकिस्तान, पाकिस्तान से ऊपर अफगानिस्तान, और उसका ऊपर का जो क्षेत्र देखने को मिलेगा वो है उज्बेकिस्तान। तो उज्बेकिस्तान के ख्वारिज्म प्रांत के ये रहने वाले थे, यहाँ इनका जन्म हुआ था। और 1017 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया महमूद गजनवी ने। महमूद गजनवी कौन था? एक तुर्क आक्रमणकारी था, जिसने 17 बार भारत पर आक्रमण किया और भारत को लूटा, भारत की धन संपत्ति को लूटा, और 1000 से उसने आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया। और उसने 1017 में जो आक्रमण किया वो किया ख्वारिज्म पर, और ख्वारिज्म के थे अल-बरूनी।
तो इसमें ख्वारिज्म को जब इसने जीत लिया महमूद गजनवी ने, तो वो अपने साथ कई विद्वानों को ले गया और उन लोगों में एक नाम अल बरूनी का भी आता है। वो महमूद गजनवी के साथ चल पड़ा और अंत तक वो गजनी ही रहा जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो गई तब तक। अब उसकी बात करें कि वो विद्वान था, वो जानता था हिब्रू भाषा, संस्कृत भाषा, सीरियाई भाषा, इन सभी का ज्ञाता था, यानी इन सभी भाषाओं को जानता था वो। इसके साथ साथ वो यूनानी भाषा नहीं जानता था और बहुत सारी भाषाओं का उसे ज्ञान था और उसने यहाँ की संस्कृति के बारे में जाना और बहुत सारे साहित्यों का अध्ययन किया। इसी के साथ साथ उसने यात्रा की पंजाब की और उत्तर भारत की, यानी जब महमूद गजनवी ने आक्रमण किया पंजाब पर और पंजाब पर आक्रमण करने से वो पंजाब के लोगों से मिला और वहाँ रहने वाले लोगों की संस्कृति के बारे में उसको जानने का अवसर मिला और उसका वृत्तांत भी उसने लिखा। अब इसके साथ साथ उसने अफ्रीका महाद्वीप से लेकर वोल्गा नदी तक का जो भूभाग है उसके क्षेत्र का सारा इतिहास या वहाँ के सामाजिक जीवन का इतिहास उसने लिखा है और इसी के साथ साथ कई साहित्यों का अनुवाद भी उसने किया, जिसमें एक नाम आता है पतंजलि की महाभाष्य साहित्य जो लिखा पतंजलि ने, इसका अनुवाद किया और उसके ब्राह्मण मित्र थे, उन ब्राह्मण मित्रों के लिए उसने गणित की एक किताब थी यूक्लिड द्वारा लिखी गई, उसका भी उसने अरबी भाषा में अनुवाद किया। और इसी के साथ साथ अब उसने भारत के बारे में लिखा, उसकी यात्रा का वृतांत, उसने क्यों लिखा भारत के बारे में, क्यों महत्वपूर्ण था उसके लिए भारत। सबसे पहली बात तो उसने जब पंजाब पर गजनी का आक्रमण हो गया, उसने पंजाब के एरिया के लोगों से उसकी मुलाकात हुई। एक तो ये कारण था कि उसने उस समय भारत की संस्कृति को जाना और उसने अपने साहित्य में उसे लिखा। दूसरा ये बात था कि 8वीं सदी में क्या हुआ कि कुछ साहित्यों का अरबी भाषा में अनुवाद होने लगा, जो चिकित्सा से संबंधित थी, खगोल से संबंधित थी। इन साहित्यों का जब अरबी भाषा में अनुवाद हुआ संस्कृत से, तो इसकी भी रुचि बनी कि मुझे भी, क्योंकि अरबी भाषा से परिचित, संस्कृत से परिचित था, अरबी भी इसकी भाषा थी, तो इसका भी इंटरेस्ट हुआ, उन साहित्यों को पढ़ा और इसकी इच्छा हुई कि वो भी भारत के साहित्य के, भारत के इतिहास के बारे में लिखे, उस समय की समाज के बारे में और उनके जीवन के बारे में लिखे। और इसी के साथ साथ उसने एक किताब लिखी जिसका नाम आता है किताबुल हिंद, या फिर उसे कहते हैं तहकीक ए हिंद, यानी कि भारत का उसने वर्णन किया। ये किताब जो थी उसकी भाषा थी अरबी और इसमें 80 अध्याय, 80 चैप्टर थे इसमें। और इसकी जो शैली थी, शैली पर अगर बात करें तो वो ज्यामितीय शैली की थी। ज्यामितीय शैली क्या होती है? एक गणितीय शैली, जिसमें सबसे पहले उसने अपना साहित्य जो लिखा है, अपना वृत्तांत जो लिखा है भारत का, उसके अंदर सबसे पहले वो प्रश्न से शुरू होता है और प्रश्न के बाद अगला जो उसका स्टेप आता है वो आता है उसका वर्णन करना, यानी उसने सांस्कृतिक दृष्टि से उसका वर्णन किया, संस्कृत जो परिपाटी है उससे उसका आगे वर्णन किया। और वर्णन के बाद उसने तीसरा स्टेप जो उसके साहित्य का देखने को मिलता है वो है कि उसने तुलनात्मक अध्ययन किया, अन्य ग्रंथों के साथ तुलना की, अन्य संस्कृतियों के साथ तुलना की। तो ये जो स्टेप बाय स्टेप उसका साहित्य लिखा गया उसे कहा गया ज्यामितीय शैली। और ये ज्यामितीय शैली में उसका जो ग्रंथ लिखा हुआ है वो ये दर्शाता है कि अल बरूनी की रुचि जो थी वो गणित के प्रति बहुत अधिक थी, इसीलिए उसने अपने साहित्यों को इस तरीके से लिखा है। अब अगर उसकी बात करें कि उसने किताबुल हिंद में या तहकीक हिंद में किस तरह का वर्णन, क्या क्या बातें उसमें समाहित की है, तो उसमें धर्म, दर्शन, राजनीति, उसके साथ साथ मुख्य रूप से समाज, नापतोल, यानी कि जो उसने उस समय की स्थिति को देखा वो उसने अपने ग्रंथ में लिखा। तो सबसे पहले यहाँ समाज पर चर्चा करते हैं, क्योंकि हमारे जो चैप्टर है उसमें यात्रियों के नजरिए हैं और नजरिए किसके? समाज के बारे में उनकी क्या समझ थी। उन्होंने समाज को बहुत करीब से देखा
और उनके बारे में उनकी सोच क्या थी, क्या उन्होंने देखा, हम इस चैप्टर में ये करेंगे। तो यहाँ पर ये दे रखा है कि समाज के बारे में तहकीक-ए-हिंद में क्या लिखा है। सबसे पहले अल-बरूनी फारस के समाज से परिचित थे और उन्होंने समाज के बारे में इसकी भारत की तुलना की कि फारस का जो समाज था वो 4 वर्गों में विभक्त था, जिसमें पहले वर्ग के बारे में उसने बताया कि पहला शासक वर्ग था, दूसरा जो था वो पुरोहित, और तीसरा जो वर्ग था उसमें वो बुद्धिजीवी लोग थे जैसे चिकित्सक, खगोल शास्त्री, ये वर्ग, और चौथा किसानों या शिल्पकारों का वर्ग था। और इसी के आधार पर उसने भारत की वर्ण व्यवस्था और भारत की जाति व्यवस्था का भी वर्णन किया, जिसमें उसने कहा कि भारत की जो वर्ण व्यवस्था थी वो 4 भागों में विभक्त थी। जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि वर्ण 4 थे, जिसमें जो ब्राह्मण थे वो ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए, इसीलिए उनकी स्थिति समाज में उच्च थी। उसके बाद क्षत्रिय जो हाथों से पैदा हुए, इसीलिए उन्हें अधिकार था युद्ध करने का, सैनिक बनने का, शासक बनने का, और उनकी स्थिति ब्राह्मणों के बाद। उसके बाद तीसरा वर्ण जो बताया अल-बरूनी ने वो था वैश्य, और चौथा वर्ण जो था वो था शूद्र वर्ण। यानी उसने बताया कि ये 4 वर्ण थे, लेकिन ब्राह्मण सबसे अधिक ऊपर थे। और इसी के साथ साथ चौथा वर्ण, उन्हें वेद पढ़ने या सुनने का अधिकार नहीं था। लेकिन उसने इसी के साथ साथ एक और बात बताई कि जाति व्यवस्था कठोर नहीं थी, उसमें क्या लचीलापन था। तो उसने ये वर्णन किया कि जातियां थी, वर्ण थे, लेकिन कठोरता नहीं थी। और इसी के साथ साथ उसने एक और बात बताई, वो थी अपवित्रता संबंधी। यानी कि समाज जो था उसने ये बताया कि अपवित्रता जैसा शब्द नहीं होना चाहिए, जाति प्रथा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उस समय क्या था, जो ब्राह्मण वर्ग था वो उच्च था और वहाँ अस्पृश्य या अपवित्रता का भी समाज में देखने को स्थिति मिलती थी। लेकिन उसने कहा अपवित्रता जैसा कोई शब्द नहीं होना चाहिए, अगर पवित्र किया जा सकता है अपवित्रता को। यानी कि उसने उदाहरण दिया कि सूर्य जो है वो हवा को पवित्र करता है, नमक जो है वो समुद्र को शुद्ध रखता है। तो ये उदाहरण अल-बरूनी ने दिए। तो अपवित्रता के संबंध में उसकी जो मान्यता थी उसने उसको अस्वीकार किया कि इस तरह का कोई नियम समाज में नहीं होना चाहिए। और इसी के साथ साथ उसने कहा कि जो जाति व्यवस्था है वो प्रकृति के विरुद्ध है, यानी कि ईश्वर ने सभी को समान बनाया है, कोई ऊंच नीच का भेद नहीं होना चाहिए। जाति जो व्यवस्था थी उसके वो विरुद्ध थे। तो ये सभी बातें समाज को लेकर के अल-बरूनी ने की, क्योंकि वो समाज में रहा, लोगों से परिचित हुआ, इसके साथ साथ और भारत की उसने स्थिति को देखा और इसका वर्णन भी उसने समाज के बारे में ये किया। अब उसके बाद बात करें कि तहकीक-ए-हिंद लिख दी, उस समाज का वर्णन कर दिया, उसके साथ साथ धर्म, दर्शन, चिकित्सा, खगोल, इन सभी का वर्णन उसने किया। लेकिन उसको बहुत सारी बाधाएं आई, बहुत सारी समस्याएं फेस करनी पड़ी। तो हम चर्चा करते हैं समस्या पर कि उसको साहित्य में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिसमें अगर हम सबसे पहली बात करें तो वो आती है भाषा संबंधी। ये हमें पता है कि संस्कृत भाषा का बोलबाला था और संस्कृत भाषा से अरबी भाषा में किसी भी साहित्य को रूपांतरित करना या उसका अनुवाद करना या फारसी भाषा में उसका अनुवाद करना बेहद कठिन था, क्योंकि संस्कृत में एक शब्द के कई मीनिंग होते थे। तो संस्कृत भाषा से अरबी या फारसी भाषा में अनुवाद करना एक बहुत बड़ी समस्या थी। यानी अल-बरूनी को इन बाधाओं का सामना करना पड़ा, भाषा संबंधी समस्या का। इसके साथ साथ दूसरा जो बाधा या दूसरी समस्या जो आई थी वो था धार्मिक विश्वास की भिन्नता। यानी कि एक स्थान पर जिस तरह की आस्था थी उसका स्वरूप दूसरी जगह बदला हुआ था। यानी कि भारत में हर जगह अलग अलग रीति रिवाज, अलग अलग प्रथाएं, सामाजिक प्रथाएं, धार्मिक विश्वास अलग अलग थे। तो यही धार्मिक विभिन्नता उसके साहित्य को लिखने में एक कठिनाई बनी, एक समस्या बनी। इसी के साथ साथ एक आता है ब्राह्मणों के अभिमान की भावना। ये हमने पढ़ा कि ब्राह्मण जो थे वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते थे, क्योंकि वैदिक काल से ही यही था कि ब्राह्मण जो है वो उच्च हैं और बाकी 3 जो वर्ण हैं वो
ब्राह्मणों से नीचे हैं। तो ब्राह्मणों में इस बात को लेकर बड़ा घमंड था, ये इस अभिमान की जो समस्या थी, यानी कि ब्राह्मण वो उसने जो साहित्य लिखा वो सुनकर भी लिखा, वहाँ के लोगों से उन साहित्यों से उसने जो सुना, उन प्राचीन साहित्यों को पढ़ा, उसके आधार पर उसने अपना साहित्य लिखा, अपना ग्रंथ लिखा। तो उसे वहाँ भी समस्या आई कि ब्राह्मणों ने स्वयं को बढ़ा चढ़ाकर बताया। तो ये भी एक समस्या अल बरूनी को इस ग्रंथ को लिखने में देखने को मिलती है। अब इसके बाद बात करें कि उसने समाज का अध्ययन किया, लेकिन समाज में उसने कहाँ से प्रेरणा लिया, कहाँ से उसने सहारा लिया, जिसमें वेद हैं, पुराण, उपनिषद, इन सभी संस्कृत ग्रंथों से भी उसने बहुत सारी बातें जो है वो अपने साहित्य में ली, अपने ग्रंथ में ली। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने ये पढ़ा कि समय समय पर जो यात्री आए, जिसमें मुख्य रूप से अल बरूनी, जिसने 11वीं शताब्दी यानी कि सल्तनत कालीन समय के बारे में हमें बताया और उस समाज की दुर्दशा या स्थिति के बारे में हमें परिचित करवाया। तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे एक नए यात्री की यात्रा से, और उसने हमारे भारत के बारे में क्या लिखा और किस तरह का वर्णन जो है वो हमें देखने को मिला। बने रहे हमारे साथ, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। जय हिंद, जय भारत।